नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका टाइटल क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हर चैप्टर का देखिए, कोई भी बुक आप उठाइए उसके चैप्टर का नंबर लिखा रहता है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और उसका टाइटल भी होता है ना वैसा। अब जो मैंने यहाँ कहा ना, हर पार्ट में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स का नंबर भी दिया गया है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, 4 रूल इसमें लिखा हुआ है। फिर इसमें जो रूल लिखा रहेगा उसका नंबर रहेगा रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, इस तरीके से रूल्स है। और रूल नंबर को आप रूल बोलने के बदले आर्टिकल बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक चलेगा। उसको आप कैसे समझेंगे? आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4। आपको 4 रूल्स पढ़ना है या 4 आर्टिकल्स पढ़ना है तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई ये चारों आर्टिकल्स में लिखा क्या है चारों रूल में। तो अगर आर्टिकल नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 की हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का नाम, जो हमारा कंट्री है इसका नाम इंडिया है और भारत है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है, ओके। इंडिया दैट इज भारत, ये आपको दिख रहा है ना? ठीक है, विजिबल है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी हमारे कंट्री का नेम लिखा हुआ है, हमारे कंट्री का नाम लिखा हुआ है। एग्री? दूसरा, इसी आर्टिकल में, यही रूल बुक में सेकेंड चीज लिखा हुआ है कि हमारे कंट्री का नेचर क्या है। ठीक है, कैसा हमारा कंट्री बना। तो बनाने के नेचर को कहा गया है इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, इंडिया का उत्पन्न होने का मतलब जन्म होने का, इंडिया के ओरिजिन का नेचर क्या है, तो इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, सेकेंड, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सभी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स देश में होंगे, उन स्टेट्स एंड उसकी टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरीज किसको माना जाएगा, मतलब किन किन को स्टेट माना जाएगा या उसकी टेरिटरीज कितनी होगी, ये सब आप कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा फ्रॉम शेड्यूल नंबर 1। क्या है शेड्यूल, वो भी बताता हूँ क्या। स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ठीक है जी, ये भी इसी में लिखा हुआ है। अब शेड्यूल क्या है समझने के लिए आ जाइए, सिंपल तरीका। आपने कोई भी बुक देखा होगा, बुक में प्रीफेस होता है, चैप्टर होता है, और आप कभी भी देखिए लक्ष्मीकांत खोलिए, कोई भी बुक खोलिएगा, उसके एंड में ये होगा अपेंडिक्स का पेज, है ना, अपेंडिक्स जैसा। अपेंडिक्स के पेज में होता क्या है, बेसिकली अपेंडिक्स का जो पेज होता है वो स्टूडेंट्स लोगों के लिए नहीं होता है, इसीलिए आप देखिए कभी भी कोई स्टूडेंट्स उसको पढ़ता नहीं है क्या अपेंडिक्स में लिखा हुआ है। ये जनरली टीचर्स लोगों के लिए होता है कि आप रेफर करिए अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स में लिखा होगा लाइक फॉर एग्जांपल वाटर इन चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 7, चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 4। अगर समझिए ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब टीचर जब वाटर आपको पढ़ाएगा तो वो चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 3 को चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 7 पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ये सबको इंटरकनेक्ट करके एक फॉर्म में आपको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी ये और कुछ नहीं, ये टीचर्स लोगों के यूज़ का होता है जो हमारे नॉर्मल बुक में अपेंडिक्स है। ठीक है, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपेंडिक्स है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स को हम क्या कहते हैं वो देखिए। ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में अपेंडिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स को कहा जाता है शेड्यूल। ठीक है, और शेड्यूल सिटीजन्स लोगों के काम का चीज़ वैसा नहीं है, ये बेसिकली जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग होते हैं उन लोगों के काम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे ना, उसमें शेड्यूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी शेड्यूल्स का एक लाइन आपसे पूछ देगा, क्यों? क्योंकि शेड्यूल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स लोगों को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो शेड्यूल ऐसा ही है, शेड्यूल में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लिखे गए हैं विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ऐसा ही जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स है वो कितने शेड्यूल है, पहले 8 शेड्यूल हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 12 शेड्यूल हो गया है। तो इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसी फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स लोगों के नाम लिखे गए हैं और उन लोगों की कितनी टेरिटरी है ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 यही कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो सभी स्टेट्स के नाम और उनके टेरिटरीज लिखे गए हैं उनको मान्यता रहेगा, मतलब उसको हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड चीज। और थर्ड चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का टेरिटरी कितना होगा, इंडिया की टेरिटरीज किस किस यूनिट्स को कंप्राइज करके होगी टेरिटरीज। तो इसमें लिखा गया है जितनी भी स्टेट्स है वो
जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वो, एंड इफ एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, टेरिटरी, ठीक है जी, टेरिटरीज। देखिए यानी अगर इससे आपको ये पता चलेगा, पहला चैप्टर इसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमें इंडिया का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंप्लीट इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो फर्स्ट आर्टिकल हमें इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, आप इसको इस तरीके से समझिए तो और आसान हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है जी। दिस इज फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसी को कल वाली क्लास को एक बार रिकैप कर रहे हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये कहता है इंडिया का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, ये कहता है इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। इंडिया में जो टेरिटरीज है उसमें स्टेट्स आप किसको मानेंगे, तो ये बोलता है कि स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज किसको मानेंगे, जो शेड्यूल नंबर 1 में स्पेसिफाइड है। एंड देन ये बोलता है कि इंडिया की टेरिटरी जो आपकी ये इस तरीके से इंडिया हम बनाते हैं ना, ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया की टेरिटरी किस किन चीज़ों से बना हुआ है, तो स्टेट से, यहाँ पर महाराष्ट्र जैसा स्टेट है, यहाँ गोवा जैसा स्टेट है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ आपका केरला है, इधर तमिलनाडु है, इधर आपका वो है ये है आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ उड़ीसा है, राइट, दीज आर द स्टेट्स। तो इंडिया कंप्राइज ऑफ, इंडियन टेरिटरी कंप्राइज ऑफ स्टेट्स, प्लस अगर आपको पता हो यहीं पर आपका पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ दिल्ली वाला यूनियन टेरिटरी है, यहाँ दमन एंड दीव का यहाँ दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, यहीं दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है। तो इंडिया कंप्राइज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, राइट। एंड इफ एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब कुछ ऐसी भी ज़मीन हो सकता है जो इंडिया ने ना तो उसको स्टेट अभी तक डिक्लेयर किया, ना तो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, और बस वो सिर्फ इंडिया का हिस्सा है। समझिए फॉर एग्जांपल हमने कल को बलूचिस्तान को इंडिया में जोड़ लिया है, इमेजिन करिए बलूचिस्तान इंडिया का पार्ट बना, तो इंडिया का पार्ट बनने के बाद उसको या तो स्टेट बनाया जाएगा या तो यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज का आज ही बनाना है, मे भी शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट जनवरी में बनाएगी, उसे यूनियन टेरिटरी या स्टेट कोई भी दर्जा जनवरी में दिया जाएगा। तो इस 3 महीने या 2 महीने के लिए उसको क्या माना जाएगा, तो इन 2-3 महीने के लिए उसको एक्वायर्ड टेरिटरी के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल ये पढ़ते हैं कि इसका 2 नाम क्यों है, वाई डू वी हैव 2 नेम्स, राइट। अब इस देखिए दिस इज व्हाट आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट। अब यहाँ हमें सिर्फ एक चीज़ डिटेल में पढ़ना है, वो है कि इसका 2 नाम क्यों है, ये एक डिटेल में पढ़ना है, और एक ये पढ़ना होता है कि इसको यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, ठीक है। आइए अब ये दोनों को पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़, इंडिया दैट इज भारत, ये 2 नाम क्यों यूज़ किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, 2 नाम क्यों यूज़ किया, तो इसमें देखिए इंडिया ये नाम इसलिए लिखा गया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे 1946 से लेकर 50 के बीच में, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इस समय संविधान सभा में, ये जो है ना संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साउथ इंडिया से भी लोग आए थे, साउथ के भी बहुत सारे लोग थे और नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे लोग थे, है ना। तो साउथ वाले लोग कह रहे थे कि हमारा जो कंट्री है इसका नाम बोलो इंडिया, कॉल दिस पीस ऑफ लैंड एज इंडिया, ठीक है। तो इन लोग लगातार चिल्लाए जा रहे थे कि नहीं 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 इंडिया बोलो, नहीं तो फिर हम छोड़ के चला जाएगा, हम निकल जाएगा, राइट। और नॉर्थ वाले लोग बोल रहे थे नहीं 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 इस पीस ऑफ लैंड को भारत बोलो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट होने के बाद उसका सेटलमेंट कैसे होगा, तो सेटलमेंट ये था कि भाई दोनों ही नाम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्यों ये 2 नाम इंक्लूड किया गया, तो ये 2 नाम इंक्लूड करने के पीछे का कारण है क्लैश बिटवीन हिंदी मतलब नॉर्थ बेल्ट वाले लोग, एंड इंग्लिश बेल्ट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में जो इंग्लिश और हिंदी बेल्ट के मेंबर्स थे, इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ, और वही क्लैश का नेगोशिएशन था, कॉम्प्रोमाइज़ था कि 2 नाम रखा गया। अदरवाइज आप दुनिया में कहीं पर भी जाकर देखिए, पाकिस्तान का एक ही तो नाम है,
अफगानिस्तान का एक ही नाम है, जर्मनी जापान का भी एक ही नाम है, अमेरिका का भी एक ही नाम है, सबका एक ही नाम है। हमने दो नाम क्यों रख लिया, ऐसा यूनिक क्यों? क्योंकि हमारे संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी उन्हीं लोगों के मेंबर्स के बीच में क्लैश हो गया था। हिंदी वाला बोलता था भारत बोलो, इंग्लिश वाला बोलता था इंडिया बोलो। तो सेटलमेंट कुछ ना कुछ तो करना ही था, नहीं तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा क्या? पहले ही आर्टिकल में झगड़ा शुरू हो गया है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के लिए दोनों नाम लिया गया, ठीक है जी, पहला चीज़। दूसरा, अब इंग्लिश वाले लोगों को बोला कि भाई आप इंडिया क्यों चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट इंडिया एज द नेम? तो उन लोगों ने अपना जस्टिफिकेशन क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया ये जो शब्द है ना, ये इंडिया को, हमारे कंट्री को एक मॉडर्न स्टेट के जैसा प्रेजेंट करता है। तो एक मॉडर्न स्टेट जैसा हमारे कंट्री को प्रेजेंट करता है। दिस इज द फर्स्ट जस्टिफिकेशन इन लोग ने दिया, राइट। एंड सेकेंड इन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया वो ये था कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, जब इंडिया गुलाम था, जब इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश की, उस समय भी बहुत सारे ट्रीटीज़ साइन किए गए थे। वो सारे ट्रीटीज़ में हमारे कंट्री को एज अ इंडिया लिखा गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी हमारे देश को इंडिया लिखा गया है। तो अब हर जगह चेंज करेंगे, उससे अच्छा है हम इंडिया ही नाम क्यों ना कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक तो वो हमारे हमें मॉडर्न स्टेट जैसा भी प्रोजेक्ट कर रहा है, प्लस ये नाम बहुत जगह यूज़ में भी है, ठीक है। ऑलरेडी इन यूज़, ऑलरेडी इन यूज़ इन इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अदर बॉडीज़ में, एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ में। इंटरनेशनल बॉडीज़ मतलब जैसे यूएन हो गया, और आपका जो भी है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हो गया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ऐसे जितनी भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था थे, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ साइन की गए हैं, इंडिया ने ब्रिटिश टाइम पर भी बहुत सारे देशों के साथ ट्रीटी साइन कर रखा था, वो सब जगह हमारे कंट्री को इंडिया कहा गया है। तो अब हर जगह से आप चेंज तो करवा नहीं सकते, तो फिर वो क्लैश हो जाएगा। दूसरी जगह इंडिया लिखा हुआ है और हम अपने देश को भारत भारत बोल रहे हैं, तो फिर वो क्लैश हो जाएगा वो, ठीक है। तो वैसा ना हो, हैंस वी मस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर नेम। दिस इज द जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन दिया साउथ वाले लोग ने, ठीक है। दिस इज द जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, दिस इज द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द साउथ वाला लोग, ठीक है। अब भारत जो बोल रहे थे नॉर्थ वाले लोग, यूपी, बिहार, ये सब जितने भी एरिया है, यहाँ वाले लोग कह रहे थे कि वी मस्ट कॉल दिस पीस ऑफ लैंड एज अ भारत, ठीक है। अब पूछा गया भाई आप भारत क्यों चाहते हो, व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन दैट यू कैन गिव? तो इन्होंने कहा भारत इसलिए हमें ये शब्द यूज़ करना चाहिए हमारे देश के लिए क्योंकि ये हमारी कल्चर को प्रेजेंट करता है। भारत से आपको पता चलता है हम भरत वंश वाले लोग हैं, भरत पुत्र है, राइट, राजा भरत जो धर्म का प्रतीक था। तो ये हमारे कल्चर को प्रेजेंट करता है ये नाम, राइट। ये कल्चर से हमें कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट करता है या कल्चर एस्पेक्ट को प्रेजेंट करता है। दिस इज द रीज़न वी मस्ट यूज़ द नेम भारत। और इस ये दूसरा, हमारे कंट्री का सबसे पुराना नाम अगर आप देखेंगे ना तो वो भारत ही है। अगर कोई भी हिस्ट्री अगर हम ट्रेस करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट, उसमें हमें पता चलता है कि सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई नेम है तो वो भारत ही है। भारत से पुराना अब तक कोई नाम हमें मिला ही नहीं है, ये सबसे ओल्डेस्ट नेम है। तो अब ये कहाँ से पता चला कि ये ओल्डेस्ट नेम है? तो ऋग्वेद में भी हमारे देश को भारत लिखा गया है। कहाँ पर ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में देयर इज अ 10th चैप्टर जिसको 10वां मंडल कहा जाता है, ठीक है। 10th मंडल, ऋग्वेद का 10वां चैप्टर को उसमें मंडल बोलते हैं। तो ऋग्वेद के 10th मंडल में भारत को एज अ, मतलब हमारे देश को एज अ भारत कहा गया है। कैसे? तो वो वहाँ पर एक युद्ध मेंशन है जिसको कहा जाता है 10 राजन युद्ध, 10 राजन युद्ध। तो इसी 10 राजन युद्ध में हमारे कंट्री के बारे में भरत करके शब्द यूज़ किया गया है, राइट, भरत जन की भूमि करके। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि भरत इज द या भारत इज द ओल्डेस्ट नेम। दिस इज द रीज़न वी मस्ट हैव द ट्रू नेम, ठीक है। तो यानी अब भी देखिए आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे कंट्री का, जो हमारा ये इस तरीके वाला कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है? तो नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत। अब इसके ऊपर डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि भाई अपने दो नाम क्यों है? बिकॉज ऑफ अ क्लैश बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश बेल्ट ऑफ मेंबर्स। अब प्लस हिंदी और इंग्लिश ये जो नाम है दैट इज़ इंडिया एंड भारत, ये दोनों का जस्टिफिकेशन क्या है? इंडिया इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मॉडर्न स्टेट जैसा इंडिया को प्रेजेंट करता है, प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड बॉडीज़ हर जगह पे यही नाम चल रहा है, राइट।
और भारत ये शब्द के पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है? तो सिंपल जस्टिफिकेशन है कि भाई ये हमारे कल्चरल एस्पेक्ट के साथ हमें कनेक्ट करता है, हमारा कल्चरल एस्पेक्ट को प्रोजेक्ट करता है। एंड सेकेंड, दिस इज द ओल्डेस्ट नेम। हाउ विल यू से दैट इट इज द ओल्डेस्ट नेम? बिकॉज इट इज मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जहाँ पर इस युद्ध के बारे में लिखा गया है, दशराजन युद्ध, उस दशराजन युद्ध में हमारे टेरिटरी को भरत वंश की भूमि करके प्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट नेम एंड दैट इज द रीजन वी हैव 2 नेम्स। क्लियर जी? डन है ना? ओके, तो ये वाला पार्ट तो खत्म। अब दूसरा है, इंडिया को क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट, राइट? अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या है? तो आइए उसको भी सिंपल तरीके से समझ के निपटाते हैं। हाँ, आर्टिकल 1, ये आर्टिकल 1 में ही है। देखिए फर्स्ट पार्ट में 4 आर्टिकल है, 1 2 3 4। अभी सिर्फ हम आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 1 में भी ये 2 चीज़ लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 1 में, ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 2 में, और ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 3 में। ठीक है, आर्टिकल 1 के 3 क्लॉज है। ठीक है, नो सेकेंड चीज़, यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है वो देखिए, दूसरा समझते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट, अब देखिए यूनियन ऑफ स्टेट, ये शब्द के थ्रू हम बता रहे हैं कि हमारे देश की उत्पत्ति कैसे हुई है, राइट? जन्म कैसे हुआ है, बर्थ कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, ये हमारे ओरिजिन को प्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट ये शब्द समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, व्हाट इज फेडरेशन ऑफ स्टेट, राइट? एक दूसरा शब्द होता है जिसको हम कहते हैं फेडरेशन, तो थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये फेडरेशन ऑफ स्टेट होता क्या है? देखिए अमेरिका पता है ना, अमेरिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अब वो पता है, अमेरिका जैसा कोई देश नहीं था। इवन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसा कोई देश नहीं था। वहाँ पर 7, यूएई की अगर बात करें तो यूएई में 7 डिफरेंट किंगडम हुआ करते थे, 7 राज्य हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किंगडम हुआ करता था। ठीक है, 7 किंगडम्स, और यूएई में किंगडम्स को एमिरेट्स कहा जाता है। 7 किंगडम यानी 7 एमिरेट्स लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपना एक देश बनाते हैं, राइट? तो इन्हीं लोग ने अपना नाम रखा यूएई, यूनाइटेड अरब देश है वो, अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है, देखिए आइए फिर वापस अमेरिका से ही समझते हैं। अमेरिका जैसा कोई देश नहीं था, वहाँ पर अलग अलग राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, 13 कॉलोनीज था, 1 2 3 4 करके ऐसे टोटल 13 अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, ये जो स्टेट्स था, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्सास हो गया, वाशिंगटन हो गया, है ना, मैनथन हो गया, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे राज्य सिर्फ हुआ करता था। ठीक है, ये छोटे राज्य लोगों को डर लगा, क्या डर लगा? कि फ्रांस आएगा, हम लोगों के ऊपर अटैक कर लेगा, हमें कब्जा, जैसे इंडिया को कैसे कॉलोनी बना लिया वैसा हमें भी कॉलोनी बना सकता है, या फिर जर्मनी आकर हम पर अटैक करेगा। नेपोलियन उस समय अपने फॉर्म में ही चल रहा था, तो वो आकर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों को डर लगा कि हम लोग छोटे छोटे राज्य हैं, हमारे ऊपर कोई भी अटैक करेगा और हम लोग को कब्जे में कर लेगा, मतलब हमारे ऊपर हमें कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, तो इकट्ठा हम एक काम करते हैं, हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब आपका 5 उंगली अलग अलग है तो कमज़ोर है, इकट्ठा कर दीजिए तो मुट्ठी बना तो पावर ज़्यादा आ गया। वही चीज़ इन लोग ने डिसाइड किया कि भाई हम सब इकट्ठा हो जाते हैं और अपना एक देश बनाते हैं। ठीक है, सब मिलकर एक देश फॉर्म कर देते हैं। पहले अलग अलग थे, अब सब इकट्ठा होकर अपना एक देश बना लिया। तो इन लोगों ने जो देश बनाया उसको इन लोगों ने नाम दिया अमेरिका। देश का नाम है अमेरिका। अंदरूनी इन लोगों का अपना अपना कुछ भी नाम चल रहा था, लाइक न्यूयॉर्क, मैनथन, टेक्सास, वाशिंगटन, फलाना डिग्राना, सब अलग अलग नाम इन लोगों का पहले से ही चल रहा था। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये सब अलग अलग नाम था इन लोगों का। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम सब इकट्ठा हो जाते हैं और अपना एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और उसी ग्रुप का नाम इन लोग ने दिया अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका कैसे बनाए? यूनाइट होकर, सभी स्टेट्स यूनाइट हुए और अमेरिका बना दिया। तो इसका नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझे कैसे बना? सो दिस इज हाउ अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहले से स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था और बाद में अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ।
तो ये एक ग्रुप बना के नहीं, अमेरिका इज अ ग्रुप की नहीं, अमेरिका मतलब एक ग्रुप हो गया ना छोटे छोटे राज्यों का, तो इन लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। इस ग्रुप में क्या था, इस ग्रुप में ये था कि अगर कोई राज्य खुश नहीं है, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई इस ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है, तो वो इस ग्रुप को छोड़कर जा भी सकता है, राइट। दे हैड द पावर टू मूव आउट, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये ग्रुप जो है ये लूज ग्रुप है, राइट, ये लूज ग्रुप है कि नहीं है, कोई भी छोड़कर इस ग्रुप को जा सकता है। तो ऐसा ग्रुप जो लूज ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कॉन्फिडरेशन, कॉन्फिडरेशन, ठीक है। तो अमेरिका एक कॉन्फिडरेशन था, कोई भी ऐसा ग्रुप, समझिए हम सब इंडिविजुअल है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमने डिसाइड किया कि भाई ये काम करते हैं पॉलिटी पढ़ने के लिए या पूरा जीएस पढ़ने के लिए अपना ही ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो हम सब लोग अभी कुछ देर पहले तक इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे थे, हम किसी भी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब हम सब ने मिलकर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा अब हम है, वी आर द पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, वी आर द मेंबर ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। और तो वो ग्रुप को क्या कहा जाएगा, कॉन्फिडरेशन, क्योंकि वो ग्रुप लूज ग्रुप है, अगर आप में से कोई भी वो ग्रुप को छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस ग्रुप को टाइट कर दूंगा, इसका मतलब जाने का ऑप्शन खत्म कर दूंगा, उसमें से एग्जिट का ऑप्शन हटा दूंगा, तो फिर वो ग्रुप को कहा जाएगा फेडरेशन। तो अमेरिका छोटे छोटे यूनियन से, छोटे छोटे स्टेट से मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बना, इस ग्रुप को कहा जाता है कॉन्फेडरेशन, क्योंकि ये ग्रुप लूज ग्रुप था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब्राहम लिंकन ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल वॉर, अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था 1860s में, तो उस समय उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करवाया सभी राज्यों से, एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में कहा कि भाई अब लिखो, साइन करो कि अब से आप कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। तो उन्होंने इस ग्रुप को क्या कर दिया, टाइट ग्रुप कर दिया। ये एग्रीमेंट की वजह से अब इन लोगों के पास बाहर जाने का ऑप्शन खत्म हो गया, दे गेव अप दिस राइट, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ ग्रुप जो टाइट होता है, दैट ग्रुप विच इज टाइट इन नेचर, टाइट का मतलब कोई इसको छोड़कर नहीं जा सकता, वैसे ग्रुप को कहा जाता है फेडरेशन, ठीक है। तो अमेरिका को एक फेडरेशन बनाया। देखिए अभी हम लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, नहीं है ना, समझिए मैं अभी इमीडिएटली अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूँ जिसमें आप लोगों को सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो ग्रुप जिसमें आप सब लोग उसके मेंबर हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में फ़िलहाल के लिए देयर इज़ अ फीचर कि आप उस ग्रुप को छोड़कर भी जा सकते हैं, आप लोग उसको एग्जिट भी कर सकते हैं, तो वैसे ग्रुप को कहा जाएगा कॉन्फिडरेशन। लेकिन अगर मैं उसमें से एग्जिट करने के ऑप्शन को हटा दूंगा कि आप लोग ग्रुप छोड़कर निकल नहीं सकते, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, फेडरेशन, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप शुरुआत में एक कॉन्फेडरेशन होता है, उसको बाद में उसको फेडरेशन में टर्न कर दिया जाता है बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें सभी लोग अपना बाहर निकलने की पावर को गिव अप कर देते हैं, तो इसको फेडरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। और फेडरेशन कैसे फॉर्म हुआ, देखे ऐसे हुआ है अमेरिका का जन्म, बर्थ, ओरिजिन, ओरिजिन कैसे हुआ है या बर्थ कैसे हुआ है अमेरिका का, आपने देखा कॉन्सेप्ट के आधार पर, अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखा जाए तो दिस इज द वे हाउ अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस। अमेरिका नहीं था, छोटे छोटे स्टेट्स थे, दे केम टुगेदर, दे फॉर्म अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन, देन कॉन्फेडरेशन में एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के बाद में वो कॉन्फेडरेशन फेडरेशन हो गया। फेडरेशन बनने के बाद छोड़ के जाया जा सकता है, नहीं छोड़ के जा सकते, तो इसका मतलब अब अमेरिका में से कोई छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरब देशों में जब किंगडम होता है, किंगडम को एमिरेट्स कहा जाता है, और क्योंकि वो अरब देश का किंगडम है तो अरब एमिरेट्स, और उन सब लोग यूनाइट हो गए तो उन्होंने भी अपना नाम रख दिया यूनाइटेड, फिर अरब एमिरेट्स, यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी एक फेडरेशन है। तो बताइए उसमें से वो जो 7 डिफरेंट किंगडम है, कोई वो यूएई को छोड़कर निकल सकता है, नहीं, क्योंकि वो फेडरेशन है। देन यूरोपियन यूनियन, राइट, यूरोपियन यूनियन फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन है, नहीं जी, कॉन्फेडरेशन, तभी ब्रेक्जिट हुआ था, पता है, ब्रिटेन पहले उसका मेंबर था, वो छोड़कर निकल गया। यूनाइटेड नेशन, यूएन, उसमें इंडिया इस समय मेंबर है, लेकिन अगर इंडिया चाहे उसको छोड़कर निकलना तो निकल सकता है, निकल सकता है। तो इसका मतलब वो फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखती है वो सारे के सारे कॉन्फेडरेशन ही होते हैं, वो फेडरेशन नहीं हो सकते।
क्यों फेडरेशन नहीं हो सकते? क्योंकि अगर फेडरेशन हो गया तो इसका मतलब इंडिया जैसे कंट्री के लिए बाइंडिंग हो गया कि आप छोड़कर नहीं निकल सकते, और अगर बाइंडिंग हो जाएगा इसका मतलब उसकी सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। नाउ वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट आवरसेल्फ, है ना। सो तो अमेरिका का फॉर्मेशन आप देख लिए ना, ये सिंपल तरीका। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि अभी लिखना बहुत कुछ है, ठीक है जी। यही चीज़ को मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। सी छोटे 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 राज्य थे, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, इन्हीं का एक बड़ा सा ग्रुप बना। सेकंड नंबर इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बाद में बना। इसका नाम हो गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले एक कॉन्फेडरेशन था, कॉन्फेडरेशन था। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है ये एक लूज टाई है यहाँ पर, और फिर यहाँ एक एग्रीमेंट हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल वॉर। अब्राहम लिंकन ने करवाया, सभी स्टेट्स लोगों से एग्रीमेंट साइन करवाया और बोला कि भाई आज से तुम लोग बोलो कि तुम इसको छोड़कर नहीं जा सकते। पहले इन लोग जा सकते थे, एग्रीमेंट के बाद हुआ कि अब इन लोग छोड़कर नहीं जा सकते। तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? फेडरेशन। फेडरेशन, फेडरेशन एक टाइट ग्रुप है, मतलब अब इसको छोड़कर कोई जा नहीं सकता। क्लियर जी? डन। दिस इज हाउ अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया का जन्म कैसे हुआ वो देखिए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कुछ भी आप पढ़िएगा, कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि हरियाणा देश, ऐसा कभी आप कभी सुनेंगे ही नहीं, या फिर पंजाब देश या महाराष्ट्र देश, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट पहले से था ही नहीं। पहले से ही राइट फ्रॉम ओरिजिन, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली इंडिया एक देश जैसा ही था, एक वन सिंगल टेरिटरी। देश नहीं माना जाता था तो एटलीस्ट वन सिंगल टेरिटरी माना जाता था। हाँ, अखंड भारत तो और बड़ा ही हो गया है ना, जिसमें अफगानिस्तान ये सारा चीज़ आ गया, ठीक है। तो वन सिंगल लैंड मास जैसा माना जाता था, ठीक है, जिसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय मौर्यास, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय दिस वन संगम डायनेस्टी वाले लोग, चोरा चेरा पांड्यास। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय आपका कोई भी दूसरा किंगडम का नाम ले लीजिए, राष्ट्रकूतांस लोगों का है। द ईस्टर्न पार्ट वॉज रूल्ड बाय चेदी डायनेस्टी, राइट। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फलाना डिगराना इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ठीक है। यानी राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टिल मॉडर्न टाइम हमेशा इंडिया को एक वन सिंगल पीस ऑफ लैंड ही माना गया है, ठीक है। तो इंडिया एक वन इंडिया हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। वन इंडिया हमेशा से था। इंडिया जब आज़ाद भी हुआ तब उस समय भी इंडिया को इकट्ठा एक वन कंट्री जैसा माना गया, लेकिन क्योंकि ये कंट्री बहुत बड़ा है तो इसके लिए इसको बांटा गया है छोटे छोटे स्टेट्स में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। बस सिर्फ इमेजिन करिए, इंडिया का मैप हम ऐसा बनाते हैं ना, ऐसा करके, जिसके बीच में हम स्टेट्स इस तरीके से बांटते हैं, राइट। ऐसा ऐसा स्टेट्स बांटते हैं ना। आप एक काम करिए, रबर लीजिए, इरेजर, और ये बीच का ये सब मिटा दीजिए। तो ऐसा था इंडिया यार पूरा ही, ठीक है। सो ये समझिए, अगर मैंने रब कर दिया, फिर जो इंडिया का ये आपको मैप दिख रहा है, दिस इज इंडिया। ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा देश है तो इससे, इतने बड़े देश को अकेला कोई सरकार चला नहीं सकता। तो आपको अच्छे गवर्नेंस के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। ये सिर्फ गवर्नेंस के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन उतना पूरा घर एकदम ही वो एकदम बोलता ना कि ऑडिटोरियम और हॉल रूम जैसा बना के रख लिया तो कोई मतलब नहीं है। अब उसको हॉल, बेडरूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ये वो फलान डिगराना में उसको खांचा बना बना कर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि घर एक सिस्टमैटिक तरीके से रहे, सिस्टमैटिक तरीके से उसका ऑपरेशन चले, ठीक है। वैसे ही ये देश अच्छे से फंक्शन कर सके, इसके लिए आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड सिर्फ कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन अब बताइए, ये जो स्टेट यहाँ बना महाराष्ट्र, यहाँ बना कर्नाटक, राइट, यहाँ बना तमिलनाडु, ये तमिलनाडु पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या इंडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है? फर्स्ट एग्जिस्टेंस किसका है, इंडिया का या तमिलनाडु का? इंडिया का। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब तो मैंने बाद में बनाया, राइट। मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मैंने एक बड़ा सा प्लॉट खरीद लिया, राइट। अब उस प्लॉट में खांचा दे देकर इसको हॉल बना दिया, इसको बेडरूम बना दिया, इसको किचन बना दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? वो प्लॉट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या किचन बेडरूम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है? प्लॉट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ इंडिया। और अमेरिका का कॉन्सेप्ट कैसा है पता है? अभी आजकल आपको पता होगा एक मॉड्यूलर रूम का कॉन्सेप्ट है
किचन अलग है, बना है, सबको लेके आओ, जोड़कर घर बना दो, वो अमेरिका है। किचन पहले से ही बना हुआ है, राइट, घर का ठिकाना नहीं है लेकिन किचन रेडी पहले से ही है, ठीक है, घर का ठिकाना नहीं है, हॉल पहले से है, आपने किचन हॉल बेडरूम सबको लाया और घर तैयार कर दिया। और अपना इंडिया देसी स्टाइल में है, पहले पूरा ज़मीन लिया, फिर बाद में उसमें खांचा बना बना के अपने हॉल बेडरूम तैयार किया, ठीक है। दोनों ही जगह घर अंत में बन के रेडी हो रहा है, लेकिन दोनों जगह घर बनने का तरीका अलग है, समझ रहे हैं। तो इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पहले से आपका पूरा इंडिया है, अच्छे गवर्नेंस के लिए इसको छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया, गॉट इट। अब तो मैं बोलूँगा कि, तो मैं कहूँगा कि इंडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 1 लिखा, बाद में स्टेट बना इसके लिए 2, राइट, 2, ठीक है। अब इमेजिन करिए अमेरिका वो घर है जो अलग अलग था, इकट्ठा लाकर घर बना दिया, राइट, किचन बेडरूम सब पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकर आया। अब आप सिर्फ इमेजिन करिए, इमेजिन ये करिए कि वो सब एक कमरा है ना, एक ह्यूमन बीइंग जैसा बात कर रहा है, ठीक है। अब अमेरिका के केस में वो बोलेगा कि भाई मैं पहले जैसा था वैसा ही मेरे को छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा ये छोड़ के मेरे को जाने का है। इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए कि किचन बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे छोड़कर जाना है। तो अमेरिका में कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ जिसको लाया, अगर वो बेडरूम बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, मैं किसी और जगह चले जाऊँगा, तो वो यहाँ से निकल कर जा सकता है। लेकिन अब्राहम लिंकन ने एग्रीमेंट साइन करवाया, बोला कि भाई खरीद के लिया है तो अब छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है, पैसा दिया है, तो उसको एक बाउंडिंग कर दिया। लेकिन इंडिया के केस में क्योंकि बेडरूम किचन कहीं से आया नहीं है ना, हमने खुद से क्रिएट किया है, तो क्योंकि हमने आपको क्रिएट किया है, आप आए नहीं हो, हेंस आपके पास जाने का राइट नहीं है। अमेरिका में द स्टेट्स दे वर हैविंग द राइट टू मूव, बट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट उन लोगों का ये राइट टू मूव को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, और अब इन लोग छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में क्योंकि स्टेट्स कहीं से आया ही नहीं है ना, आने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमने आपको बनाया है, क्रिएट किया है, तो आपके पास जाने का कोई राइट ही नहीं है। यहाँ पर भी जाने का राइट नहीं है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पर जाने का राइट नहीं है क्योंकि इंडिया का नेचर ही ऐसा है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंडिया, राइट। इंडिया का नेचर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट में स्टेट्स के पास जाने का राइट होता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, राइट। ऐसे में भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए आप इसको बोलते हैं स्टेट्स, लेकिन ये स्टेट्स यूनाइटेड नहीं है, ये यूनियन वन के ऊपर फोकस कर रहा है, वन होल के ऊपर, इसीलिए आप इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, गॉट इट। दिस इज हाउ इंडिया गॉट इन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब मैं इसको भी थोड़ा साफ करके अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत है। ये प्लॉट छोटा है तो इसी में भी एडजस्ट करते हैं। सो सी, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये कैसा है? ये बात करता है वन होल का, एक होल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वन कंप्लीट, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको अच्छे गवर्नेंस के लिए हमने छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया, राइट। तो वन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वन होल, इसको अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया, मतलब इसका बाद में क्रिएशन हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पर भी स्टेट्स है, इसके लिए स्टेट बोलते हैं, यहाँ पर भी स्टेट है, इसके लिए स्टेट बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये यूनाइट हुआ है तो यूनाइटेड इन लोग बोलते हैं। फेडरेशन में हमेशा यूनाइटेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे में जहाँ पर वन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इसको यूनियन कहा जाता है, इसलिए हम टर्म यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी दुनिया में, अगर कहीं पर भी देश के ओरिजिन से रिलेटेड अगर कोई पूछे कि भैया आपके देश का ओरिजिन कैसा है, तो कोई कहेगा हमारे देश का ओरिजिन एज अ यूनियन है, या कोई कहेगा हमारे देश का ओरिजिन एज अ फेडरेशन है। तो अगर फेडरेशन के जैसा उसका ओरिजिन है तो ये है, अगर यूनियन के जैसा उसका ओरिजिन है तो ये है, ठीक है। इंडिया का ओरिजिन ऐसे है। यहाँ पर स्टेट्स क्योंकि आया ही नहीं तो इनके पास जाने का राइट भी नहीं होता है, नो राइट टू मूव आउट, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट या नेचर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द नेचर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। बिकॉज ऑफ दिस द स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू मूव आउट। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर? इस मॉडल को कहा जाता है, दिस पर्टिकुलर मॉडल, इस मॉडल को कहा जाता है कमिंग टुगेदर मॉडल, कमिंग टुगेदर मॉडल, ठीक है जी। और इस मॉडल को कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर मॉडल, टुगेदर मॉडल, ठीक है जी, डन। ये है
कैसे हमारे देश का जन्म हुआ है। इसीलिए अब देखिए, अगर मैं 1 और 2 इसको हटा दूं, बस सिर्फ 1 और 2 को रब कर दूं, तो आपको अमेरिका और इंडिया दोनों एक ही जैसा दिखेगा। वहाँ पर भी एक बड़ा गोला, बीच में छोटा गोला, यहाँ पर भी बड़ा गोला, यहाँ छोटा गोला, यहाँ पर भी अंत में कोई जा नहीं सकता, यहाँ पर भी कोई जा नहीं सकता, तो सब तो सेम ही जैसा है, तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है। तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट ये लिखा है, मेंशन किया। अदरवाइज वो मेंशन नहीं करते, बट नहीं तो फिर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। द पीपल मे गेट कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ इंडिया, एंड फॉर दैट नॉट टू हैपन बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट ये शब्द मेंशन किया। दिस इज द ओनली रीजन फॉर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर, फॉर मेंशनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है जी, क्लियर। अब जब अमेरिका बन के रेडी हो गया, राइट, तो इन लोगों ने बोला भाई हमारा कंट्री तो बन के रेडी हो गया है, नाउ इस कंट्री को हम इतना बेस्ट गवर्नेंस देंगे कि ये रोल मॉडल बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो बेस्ट गवर्नेंस देने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे या कुछ ना कुछ फीचर्स बनाने पड़ेंगे। यू नीड टू डिज़ाइन सम फीचर्स, राइट। तो इन्होंने कुछ फीचर्स बनाया, बोला कि दीज विल बी द फीचर्स दैट वी आर गोना फॉलो फॉर आवर कंट्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। अब फीचर्स क्या था, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग एक 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, एक गवर्नमेंट इस लेवल पे होगी, एक गवर्नमेंट सारे स्टेट्स में होगी, मतलब एक देश की सरकार होगी और एक राज्यों की सरकार होगी। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे मुद्दों को राज्यों की सरकार अच्छे से डील कर पाएगी, और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, बड़े मैटर को डील करेगी। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि सारे मैटर्स को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, यानी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसको कहा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है जी, ड्यूअल गवर्नमेंट। देन दे सेड कि भाई वी विल डू वन थिंग, विल हैव वन रिटन रूल बुक, एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बनाएंगे, रूल बुक बनाएंगे, और इसी रूल बुक के अकॉर्डिंगली ये दोनों गवर्नमेंट को फंक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट अपने मन से कुछ भी कर रही है, दोनों लेवल पे गवर्नमेंट बनाया, और ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट स्मूथली अच्छे से काम करे, इसके लिए एक रूल बुक बनाएंगे, जिस रूल बुक के अकॉर्डिंगली दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फंक्शन करना होगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होगा, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। देन इन लोग ने बोला भाई ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सबसे सुप्रीम है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। नन ऑफ द गवर्नमेंट कैन से कि भाई हम नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा, दोनों गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन तो मानना ही होगा। ठीक है जी, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। डन। फिर इन लोग ने कहा भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट चुपके से गया उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, या स्टेट गवर्नमेंट गया कुछ चेंजेस कर दिया। नहीं, अगर इसमें कोई भी समझो कुछ प्रॉब्लम है और चेंजेस करना भी होगा तो दोनों पार्टी को कलेक्टिवली जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा, मिलकर, राइट। इंडिविजुअली कोई जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकता। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चेंज करने के लिए दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दे सेड कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डन। इसके अलावा इन लोग ने बोला कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो ये देखेगी कि जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर भी रही है या नहीं। अगर नहीं करेगी तो हम उसे पनिश करेंगे या जो भी डिसीजन लेना होगा लिया जाएगा। तो देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। और एक और चीज़ होता है बाईकैमरलिज्म, वो अब भी मत समझिए। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है कि 2 हाउस होता है, जैसे इंडिया में बाईकैमरलिज्म है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, तो वैसा ही अमेरिका में भी बाईकैमरलिज्म है, हाउस ऑफ पीपल एंड देन यू हैव सीनेट, 2 तरीके का, 2 सदन। ठीक है, तो उसको कहा जाता है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म। तो इन लोग ने ये कुछ फीचर्स बनाए। अमेरिका क्या है, यूनियन है या फेडरेशन है? फेडरेशन। फेडरेशन के जो फीचर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फेडरल फीचर्स। तो इन लोग ने कहा दीज आर द फेडरल फीचर्स, इन्हीं को फेडरल फीचर्स, ठीक है जी,
फेडरल फीचर्स, इसको कहा जाता है फेडरल फीचर्स। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फेडरल फीचर्स है, दुनिया में कहीं पर भी अगर फेडरेशन होगा वहाँ ये फीचर्स को फॉलो किया ही जाता है, ठीक है। ये मैंडेटरी फेडरल फीचर्स है और इन्हीं फेडरल फीचर्स के बेसिस पे अमेरिका का जय जयकार होने लगा पूरी दुनिया भर में। बहुत सॉलिड कंट्री है, बेस्ट डेमोक्रेसी है, बेस्ट पॉलिटी है, ये है वो है, दुनिया भर में अमेरिका के इस एडमिनिस्ट्रेशन को बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब इंडिया कैसे बना आपको पता है। अब जब आपका भी देश बना है तो आपको भी कोई फीचर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, कि देश बना दिया अब उसका फीचर ही नहीं पता, फीचर्स तो चाहिए ना, हमें भी तो हमारे देश को चलाने के लिए कोई फीचर चाहिए। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोग ने कहा हमारे देश के लिए बेस्ट फीचर क्या होगा। थोड़ा देर सोचा भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फिर मान पड़ा उसका फीचर ही कॉपी कर लेते ना, उससे तो सेम फीचर से अगर उन लोग का भला हो गया है तो सेम फीचर फॉलो करने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो हमने सेम फीचर्स को हमारे यहाँ पर भी फॉलो कर लिया, कहा कि भाई हम भी एक काम करते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट फॉलो कर लेते हैं। तो हमारा डू वी हैव ड्यूअल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पर भी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पर भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ पर भी बाईकैमरलिज्म है, राइट। तो सबने कहा भाई आप सिर्फ अमेरिका का फॉलो करोगे क्या, तो बोला नहीं, ब्रिटेन का भी देखते हैं, किताब खोलते हैं फटाफट, ब्रिटेन का कौन कौन सा बेस्ट चीज़ है। तो वहाँ के भी कई बेस्ट चीज़ों को हमने फॉलो किया। तो बहुत सारा चीज़ हमने दूसरे लोगों का भी फॉलो कर लिया, ब्रिटेन का। तो फेडरल को तो हमने फॉलो किया ही, वी डिड फॉलो फेडरल, फेडरल को तो हमने फॉलो किया ही, साथ में ब्रिटेन के फीचर को यूनिटरी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यूनिटरी फीचर को भी फॉलो कर लिया। तो सबने कहा कि भाई आप ज़्यादा किसको फॉलो करते हो, तो ज़्यादा हमारे इसमें फेडरल दिखेगा, मैक्सिमम आपको जो दिखेगा ना, मैक्सी तो यही है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक। अच्छा अगर समझिए दूध प्योर दूध होना चाहिए, पानी मिलाया हुआ नहीं, और एक होता है पानी, राइट। तो अमेरिका है प्योर मिल्क, वो बोलता है वी आर मिल्क, ठीक है। और ब्रिटेन है पानी, प्योर पानी, मिनरल वाटर जैसा, वो बोलता है वी आर वाटर। इंडिया क्या किया, इसका पानी दूध भी थोड़ा ले लिया, इसका पानी लिया, दोनों का मिला लिया। अब आप क्या बोलेंगे, मिक्सचर है। लेकिन ज़्यादा क्या है, तो हमने बोला भाई 80% तो दूध है, 20% पानी है, तो डोंट कॉल अस मिक्सचर, कॉल अस सिमिलर लाइक, डोंट कॉल अस मिल्क ऑल्सो, क्योंकि पानी तो मिला ही दिया है ना। तो मिल्क नहीं है लेकिन मिल्क जैसा है, एग्जैक्ट मिल्क नहीं है, क्योंकि आपने पानी भी तो मिला ही लिया है। आर यू गेटिंग इट। मैं ये फनी एग्जांपल के तो आपको बता रहा हूँ, वो पूरा 100% मिल्क है तो वो बोलता है मिल्क, ये 100% वाटर है तो पूरा वाटर। लेकिन हम क्या है, इसका मिल्क 80%, हमारे गिलास में 80% मिल्क, 20% वाटर, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर सिमिलर लाइक मिल्क, नॉट प्योर मिल्क। और वाटर तो बोले ही नहीं, 20% तो है, तो कॉल अस सिमिलर लाइक मिल्क। तो वैसे ही मैक्सिमम फेडरल फीचर है, थोड़ा यूनिटरी फीचर भी है, तो कॉल अस सिमिलर लाइक फेडरल। तो सिमिलर लाइक फेडरल को कहा जाता है क्वासी फेडरल। इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल, ठीक है जी। तो इंडिया के लिए आप शब्द यूज कर देते हैं क्वासी फेडरल, यहां लिख देता हूं क्वासी फेडरल, ठीक है जी। तो इंडिया क्या है, इंडिया क्वासी फेडरल है, ठीक है। अब और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में है ना। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 1 जो एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 1 ने कहा भाई इंडिया दैट इज़ भारत, इसका डिटेल आपको समझ में आ गया। फिर इसने कहा यूनियन ऑफ स्टेट, व्हाट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, वो भी आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर। देन ये लिखता है कि जो भी स्टेट्स एंड टेरिटरी है, दोज आर मेंशन इन शेड्यूल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दैट इज डन। एंड फाइनली ये बोलता है कि इसका टेरिटरी कंप्राइज ऑफ स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी। लेकिन हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए इस केस में, कॉन्स्टिट्यूशन में बस सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी इंडिया में और कुछ होता है। दैट इज कल हमने किया था, पता है, पानी वाला, वाटर, टेरिटोरियल वाटर, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर। ये कहाँ तक होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है जी, टेरिटोरियल वाटर। याद रखिएगा कोई भी देश है ना, समझिए दिस इज इंडिया, ये इंडिया में स्टेट्स हैं, इंडिया में यूनियन टेरिटरी है, और अगर कोई ऐसा टेरिटरी जिसको अभी तक स्टेट या यूनियन टेरिटरी कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया तो उसको बोला जाता है एक्वायर्ड टेरिटरी। तो इंडिया कंप्राइज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी, प्लस याद रखिएगा
देश की बाउंड्री से, कोस्टल लाइन से जो पानी शुरू होता है उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक, 1 नॉटिकल माइल्स करीब 1.5 किलोमीटर के करीब होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक भी उसी देश का माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक ये उसी कंट्री का है, ठीक है। इसलिए इंडिया का जहाँ समुद्री तट लगता है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है, ये पूरा पानी है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो ये पानी है, इस पानी में इंडिया का ही राइट है और ये इंडिया का माना जाता है, तो ये इंडिया का टेरिटरी है। और इसके अलावा यहाँ तक आगे तक 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन माना जाता है, स्पेशल ये इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है, ठीक है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। यहाँ पर इंडिया का राइट्स नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ये राइट है कि आप ये कर सकते हैं, कोई भी माइनिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, उस तरीके का अधिकार होता है। पर देश के जैसा ये आपका टेरिटरी नहीं है, यहाँ पर आपका नियम कायदा नहीं चलेगा, लेकिन इतने दूर पर इंडिया का नियम कायदा चलता है, ठीक है। हाँ जी, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर तक, हर देश का, जो भी देश का समुद्री तट लग रहा है, मतलब सी से या ओशन से जहाँ पर उसका कोस्टल लाइन लग रहा है, तो वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक उस देश का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, ठीक है। तो इवन दिस फॉल अंडर द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट आर्टिकल पूरा कंप्लीट, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट आर्टिकल में से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है एंड सेकंड चीज़ मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। मेंस में आपको आर्टिकल नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, और अभी तो और चल रहा था बीच में, इंडिया नाम हटाओ भारत लिखो, भारत दैट इज़ इंडिया, है ना, तो ये आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डू यू जस्टिफाई दिस नेम पर्टिकुलर इंडिया दैट इज़ भारत, तो आपको आर्ग्यूमेंट में यही लिखना है, अपने मन का आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है जी। हाँ, भारत ही यूज़ होगा, ये मतलब ये एक मुद्दा चल रहा है। वैसे ये मुद्दा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों तो इसी देश का नाम है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भारत यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई बड़ा मतलब कुछ है ही नहीं। मेरा अगर 2 नाम है तो आप मुझे किसी भी नाम से बुलाइए, चलेगा। थर्ड नाम से अगर बुलाएंगे तो वो थर्ड नाम पहले रखना पड़ेगा, तब तो आप थर्ड नाम से बुलाएंगे, रखा ही नहीं है तो आप कैसे बुलाएंगे। लेकिन जब तक मेरा 2 नाम है तो आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो अगर कहीं पर इंडिया को हटाकर भारत लिखा जाएगा तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नया बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे ये हो जाता है कि अब ये टॉपिक आ चुका है डिस्कशन का, डिबेट एंड डिस्कशन का पार्ट है, और जो भी चीज़ हॉट टॉपिक होता है करंट मोमेंट में, उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आर्टिकल 1 आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जाएगा। हाँ जी, हम वर्बली फॉर्म में ना, अगर समझिए कोई भी डॉक्यूमेंट बनेगा ना, आज के भी टाइम पर अब भारत सरकार कोई कानून पास करती है, उसमें देखिए वो इंडिया और भारत दोनों नाम लिखती है। नहीं नहीं, ये हाँ सी क्या होता है, 2 नाम है इंडिया और भारत, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इंडिया और भारत, भारत सरकार का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें इंडिया भारत दोनों नाम लिखा जाता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है उसमें इंडिया, क्योंकि बाहर हम लिख रहे हैं तो इंडिया इंडिया लिखते थे, लेकिन अब से कोई नया डॉक्यूमेंट साइन करेंगे उसमें भारत भारत लिखिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि लेकिन भारत लिखेंगे तो ये इंडिया वाला जस्टिफिकेशन वो तो गड़बड़ होगा। वो जस्टिफिकेशन उन लोग ने 1950s में दिया था, उस समय भारत नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन इतने 70 साल में भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी बन चुकी है, बड़ा मैन पावर है इसके पास, बड़ी इकोनॉमी है, तो ये भारत नाम अगर उन लोग को नहीं पता तो प्रॉब्लम उन लोगों का है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो भारत लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये उन लोग को पता होना चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, राइट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट के हम कंटेंडर भी है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न दे मस्ट नो कि हमारा 2 नाम है। बट अगर हम ये नाम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए कोई हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज वी आर डूइंग वही चलते रहेगा, नॉर्मल तरीका है, ठीक है जी। तो विद दिस वी आर डन विद आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।